गुड मॉर्निंग क्लास। आज हिंदी की पहली क्लास पढ़ने जा रहे हैं जिसमें अपन सभी पढ़ेंगे वर्णमाला। देखिए, बिल्कुल भी समय बर्बाद ना करते हुए सीधा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वर्णमाला। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है, वर्णमाला किसे कहते हैं? आप सभी लोग जानते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह या व्यवस्थित क्रम को ही वर्णमाला कहते हैं। जो वर्ण है उन्हें अपन एक व्यवस्थित क्रम या समूह में लिख देते हैं तो उसको क्या कहने लगते हैं? वर्णमाला। जिस प्रकार एक वर्ण से या किसी भी एक वस्तु से किसी माला का निर्माण नहीं होता है, इसी प्रकार एक वर्ण से संपूर्ण वर्णमाला नहीं बनती है, क्योंकि अनेक वर्णों के समूह से ही वर्णमाला का निर्माण होता है। तो वर्णमाला, सबसे पहले एक थोड़ी सी कहानी है वर्णमाला की, जिसको आप समझ के चलिए। देखिए, कोई भी चैप्टर पढ़ो उसके बारे में संपूर्ण ज्ञान आपको होना चाहिए। वर्णमाला का निर्माण कैसे हुआ? वर्णमाला का निर्माण आप कह सकते हैं कि वर्णों के योग से हुआ है, लेकिन यदि पूछा जाए कि वर्ण कहां से आए हैं, कैसे वर्णों का निर्माण हुआ है, कि मतलब विद्यार्थी का मतलब ही होता है कि उसके अंदर जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए। देखिए, कहते हैं कि महर्षि पाणिनि ने जो महेश्वर सूत्रों की रचना की है, उसी से आपकी पूरी वर्णमाला का निर्माण हुआ है। जो आपके शुरू के महेश्वर सूत्र हैं, जिन्हें अपन शॉर्ट फॉर्म में अच कहते हैं, सभी स्वरों का संक्षेप रूप या संक्षेप नाम है अच। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि अच आ हलंत सहित चा किसे कहते हैं, तो सभी स्वरों को ही क्या कहते हैं? अच। और पूछा जाए व्यंजन, तो आपने देखा होगा हल, ला, हलंत सहित। हल का अर्थ होता है हल पर होने वाला अंत। जिस शब्द का अंत हल लगाकर कर दिया जाए उसे ही हलंत कहते हैं, और प्रत्येक व्यंजन हलंत सहित होता है। यदि व्यंजन का आप मूल रूप देखेंगे तो उसमें हलंत लगा रहेगा। जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया चा, अभी यह मूल व्यंजन नहीं है, इसके साथ एक स्वर का लोप हुआ है जो है छोटा। जब आप इसको मूल व्यंजन के रूप में लिखेंगे तो आप लिखेंगे चा हलंत धन आ। जो हलंत सहित चा लिखा है इसे ही आप मूल व्यंजन या अपनी भाषा में कहें तो असली व्यंजन कह सकते हैं, क्योंकि व्यंजन वह शब्द है जिसका अंत हल पे हो। देखिए, चा का अंत हल पे हुआ है, इसीलिए प्रत्येक व्यंजन के अंत में हलंत होना अनिवार्य होता है। ठीक है, इसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए अपन पढ़ेंगे वर्णमाला। आपको पता होगा वर्णमाला के संपूर्ण वर्ण दो आधारों पे बटे हुए हैं। सबसे पहला एक होता है स्वर और दूसरा होता है आपका व्यंजन। देखिए, स्वर व व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जाएं, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी भी अन्य वर्ण की सहायता ना ली जाए, उन्हें अपन स्वर कहते हैं। जैसे आप समझिए, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रीर सी, ए, आए, ओ, औ। इन सबको मिलाकर लिखित आधार पे कुल स्वरों की संख्या होती है 11। कौन कौन है? छोटा आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रीडसी, ए, अय, ओ और औ। इनको मिलाकर संपूर्ण स्वरों की जो संख्या है वो होती है आपकी 11। लेकिन जब अपन से पूछा जाए कि मौखिक आधार पे स्वर कितने होते हैं, तो आपको पता है कि री, ऋषि, हम कहें आपसे आप री का उच्चारण कीजिए, आप कहेंगे री। उस स्वर की परिभाषा तो है कि स्वर किसी भी वर्ण की सहायता से नहीं बोला जाता है, स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, लेकिन आप जैसे ही री बोलते हैं तो रा वर्ण की सहायता लेते हैं। इसीलिए मौखिक आधार पर स्वरों में री, ऋषि को नहीं गिना जाता है। इसीलिए मौखिक आधार पर स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? 10। और लिखित आधार पर स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? 11। लिखित आधार पर पूछे जाए तो स्वर कितने हैं? 11। मौखिक आधार पर पूछे जाए तो 10। ठीक है, ये आपको याद करके चलना है। अब आपसे अगर पूछ लिए जाए कि स्वर है कौन कौन, तो देखिए, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, रीसी, ए, अय, ओ और औ। यह आपके सामने संपूर्ण लिखित आधार पर 11 स्वर लिखे हुए हैं। देखिए, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, रीसी, ए, अय, ओ, औ।
ठीक है। पूछा जाए आपसे स्वरों की संख्या 11, लिखित आधार पे 11 होगी, मौखिक आधार पे आपकी 10 होगी। अब आगे देखिए आप व्यंजन, यदि देखिए क्वेश्चन 3-4 प्रकार से बनता है। क्वेश्चन पहला बनेगा कुल व्यंजन कितने हैं, मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है, या संपूर्ण व्यंजन कितने हैं। आप देखिए अगर पूछा जाए आपसे मूल व्यंजन कितने हैं, तो जो मूल व्यंजनों की संख्या है वह है आपकी 33। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33। यदि आपसे पूछ लिया जाए कुल व्यंजन कितने हैं, तो कुल व्यंजनों की संख्या है आपकी 41। याद करके चलना है, ना मूल लगा हो ना कुल लगा हो। पूछा जाए व्यंजन कितने हैं, आंसर लगेगा 33। मूल व्यंजन कितने हैं, आंसर लगेगा 33। कुल व्यंजन कितने हैं, आंसर लगेगा 41, 41। ठीक है। अब देखिए 33 व्यंजन कौन कौन से हैं, आपके सामने सभी लिखेंगे, वो आपको अभी हम याद कराएंगे। इसके बाद आपको वर्णमाला में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, थोड़ा समय लगेगा, क्लास भी आपकी लंबी जा सकती है। देखिए सबसे पहले मूल व्यंजन लिखेंगे अपन। मूल व्यंजन कितने हैं, 33। मूल व्यंजनों के बारे में आपको पता है कि मूल व्यंजन कई भागों में बटे हुए हैं। देखिए सबसे पहले आपने पढ़ा होगा का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, ता, था, डा, धा, एड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा और मा। आपके सामने संपूर्ण लिखे हुए हैं 25 व्यंजन, जिन व्यंजनों को अपन नाम क्या देते हैं, स्पर्श व्यंजन। कौन से व्यंजन है भैया, स्पर्श व्यंजन। कितनी है इनकी संख्या, 25, 25। याद करके चलना है, कितनी, 25। कौन कौन है, काका गागा अंगा, चाचा जाजा इया, टाठा डाढ़ा ड़ा, ताथा दादा ना और पाफा बाबा मां। स्पर्श व्यंजन कितने हो गए, 25। लेकिन हमने आपको क्या बताया कि मूल व्यंजन कितने हैं, 33। तो अभी मूल व्यंजन कितने रह गए हैं आपके, 8 और रह गए। सो देखो कौन कौन से। इसके बाद आते हैं आपके 4 अंतस्थ। कौन कौन, या, रा, ला, वा। अंतस्थ व्यंजन है और इनकी संख्या कितनी है, 4। ठीक है। इसके बाद आते हैं आपके 4 ऊष्मीय या संघर्षीय व्यंजन। कौन कौन से, तालव्य, मूर्धन्य, दंतीशा और हा। इसे क्या कहते हैं, ऊष्मीय या संघर्षी व्यंजन। इनकी संख्या भी कितनी है, 4। देख लीजिए आपके सामने 33 के 33 मूल व्यंजन लिखे हुए हैं। कौन कौन से, 25 तो आपके स्पर्श व्यंजन हो गए, 4 आपके अंतस्थ हो गए और 4 भैया आपके ऊष्मीय व संघर्षी व्यंजन हो गए। 25 और 4 29 और 4 33। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी बताई हमने आपको, 33, चूंकि जो आपके सामने लिखे हुए हैं। एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, जिसको भी नोट करना है वीडियो स्किप करके नोट बाद में कर लेना। ठीक है। इसके बाद आप देखिए बचे कौन कौन से हैं, यहां लिखें, दिखेगा, ठीक है। देखिए अब कुल बताए 41, अभी तो 33 ही हुए। मूल व्यंजन 33 है लेकिन कुल व्यंजन कितने हैं, 41। तो अपन को कुल व्यंजन भी लिख के चलना है कि कौन कौन से होते हैं। देखिए 4 तो होते हैं आपके संयुक्त व्यंजन, संयुक्त वर्ण। कौन कौन से, छा, त्रा, ज्ञा और स्रा। क्या है, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4। कौन कौन से हैं, छात्र ज्ञा। कितने हो गए, 33 और 4 37। 2 होते हैं आपके उच्छिष्ट, ढ़ा और ढ़ा। डा में बिंदी लगा दो, ढा में बिंदी लगा दो तो ढ़ा और ढ़ा बन जाता है उच्छिष्ट वर्ण, जिन्हें अपन अपनी भाषा में कहते हैं मुंह के द्वारा फेंके हुए वर्ण। इनसे किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। ठीक है। जे इनकी संख्या कितनी है, 2। क्या कहते हैं इन्हें, उच्छिष्ट,
उच्छिप्त व्यंजन। ठीक है, इसके बाद आते हैं आपके दो अयोगवाह, अंग व आहा। अंग व आहा, इनकी संख्या कितनी है? दो। इन्हें क्या कहते हैं? अयोगवाह। क्या है? अयोगवाह। ठीक है, अंग को कहते हैं अनुस्वर। क्या कहते हैं? अनुस्वर। आहा को क्या कहते हैं? विसर्ग। बहुत बढ़िया। आहा को क्या कहते हैं? विसर्ग। आपके सामने कुल 41 के 41 व्यंजन लिखे हुए हैं। 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ, 25 और 4 29, 4 ऊष्मीय व संघर्षी, 29 और 4 33, 4 आपके संयुक्त, 33 और 4 37, 2 आपके उच्छिप्त, 37 और 2 39, और 2 हैं आपके अंतस्थ, अंगवा आहा, 39 और 2 41। 41 कुल व्यंजन हो गए, 11 कुल स्वर हो गए। बताओ मिला के कुल वर्ण कितने हो गए? 41 व्यंजन, 11 स्वर, कुल वर्ण कितने हो गए वर्णमाला में? 52। हिंदी में बोले तो 52। कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं हिंदी वर्णमाला में, जो कि आपके सामने लिखे हुए हैं। एक बार फिर से देखो, स्वर कितने हैं? 11। कौन कौन से? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ। ठीक है, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। 11 के 11 स्वर हो गए। उसके बाद आप देखेंगे व्यंजनों की, मूल व्यंजनों की संख्या है 33 और कुल व्यंजन कितने हैं आपके? 41। मूल व्यंजन में सबसे पहले आते हैं 25 स्पर्श व्यंजन। काका, गागा, अंगा, चाचा, जाजा, या, टाठा, डाढ़ा, एड़ा, ताथा, दाधा, ना, पाफा, बाभा, बा। ठीक है, ये आपके 25 स्पर्श व्यंजन हो जाते हैं। उसके बाद 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन, या, रा, ला, वा। कौन कौन? या, रा, ला, वा। उसके बाद आते हैं आपके 4 ऊष्मीय या संघर्षीय व्यंजन, सा, 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 हा। सबसे पहले तालव्यशा, मूर्धन्यशा, दंतिशा और हा, हल। कितने हो गए? 25 और 4 29 और 4 33। इसके बाद आते हैं आपके 4 संयुक्त, छत्र, ज्ञा और स्रा। 33 और 4 37। 2 आते हैं आपके उच्छिप्त, ड़ा और ढा, और 2 आते हैं आपके अयोगवाह, अंग, आहा। कुल मिलाकर आपके व्यंजन हो गए 41, स्वर हो गए 11। इस प्रकार मिला के आप देखेंगे तो कुल वर्णों की संख्या वर्णमाला में कितनी हो गई है? 52। यही आपको याद करके चलना है। वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। स्वर कितने हैं? 11 है। व्यंजन कितने हैं? लिखित आधार पे तो व्यंजन आपके, सॉरी, कुल व्यंजन तो आपके 41 है, लेकिन मूल व्यंजन आपके 33 ही है। मूल व्यंजनों में कौन कौन से व्यंजन आते हैं? स्पर्श व्यंजन आते हैं, स्पर्श के बाद अंतस्थ आते हैं, अंतस्थ के बाद संघर्षीय या ऊष्मीय व्यंजन आते हैं। उसके बाद 4 आपके होते हैं संयुक्त, छत्र, ज्ञा। अच्छा, यहां से भी एक प्रश्न बनता है, जो आपका छा छत्रीय बना है किस किस के योग से बनता है? पूछा जाएगा आपसे। सबसे पहले बनता है छा छत्री हलंत सहित का और मूर्धन्य शा। याद करके चलना है। छा छत्री का ऐसे मिलके बनेगा आपका का, हलंत किसके साथ लगा रहेगा? का के साथ। तो क्या पढ़ेंगे अपन? हलंत सहित का प्लस मूर्धन्य सा, इससे क्या बनेगा? छा छत्री। बहुत बढ़िया। फिर त्रा त्रिशूल का ऐसे मिलके बनेगा हलंत सहित ता और रा, हलंत सहित ता और पूरा रा। यज्ञानी किससे मिलकर बनता है? पूरा जा, सॉरी, हलंत सहित जा और पूरा या, इससे मिलकर क्या बनेगा आपका? विज्ञानी। और लास्ट में क्या होता है? स्रा। यह किससे मिलकर बनता है? हलंत सहित तालव्य शा और पूरा रा। ठीक है, ये आपके सामने संयुक्त व्यंजन जिस जिससे मिलके बनते हैं बता दिए। ठीक है, कुल व्यंजनों की संख्या बता दी, कुल स्वरों की संख्या बता दी। यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वर्णमाला बहुत ही अच्छा और बेसिक चैप्टर है। यदि आप इसे समझ लेते हैं तो मानिए 30 से 40% हिंदी आपको रटनी नहीं पड़ेगी। आप समझ जाएंगे, समझ के हर क्वेश्चन बनाने में आप स्वयं सक्षम होंगे। ठीक है, और कोई भी सब्जेक्ट को ऐसा पढ़िए आप दूसरे को आप पढ़ा सके। दूसरे से पढ़ाने का मतलब यह है कि जब आप पढ़ाने के लिए खड़े होते हैं तो आपके पास उस विषय को लेकर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आप हर सब्जेक्ट को ऐसे ही पढ़िए कि आपके मन में कोई डाउट ना बचे। यदि आप पढ़ते हो आपके मन में डाउट बचता है तो आप ये मानिए कि आप अपनी सफलता पाने, नौकरी पाने में कहीं ना कहीं 1 से 2 वर्ष पीछे हो जाते हैं।
क्योंकि नौकरी तो रटने वालों की भी लग जाती है। कंपटीशन कोई बड़ी बात नहीं है। यदि आप बराबर रटते जाएंगे रटते जाएंगे रटते जाएंगे और 4 6 साल 8 10 साल रटते जाएंगे, बाद में नौकरी लग जाए। लेकिन ऐसा क्या मतलब निकला कि आप एक जीवन का अपना पूरा हिस्सा नौकरी के लिए ही खर्च कर दो, उसके बाद जद्दोजहद के बाद कोई छोटी सी नौकरी मिले। ठीक है, इसलिए जितना भी समय पढ़ो पूरे मन से पढ़ो, बाकी अगर मन नहीं लग रहा तो मत पढ़ो। आगे देखिए, क्लियर है। अब अपन को पढ़ना है स्वर व व्यंजनों का विभाजन। ये अपने पास सादे बोर्ड है, मिटा रहे हैं। ठीक है, बाकी वीडियो स्किप करके आप सब लोग लिख लेना। स्वर व्यंजन आपने पढ़ लिए, वर्णों का विभाजन पढ़ लिया। अब अपन को पढ़ना है स्वरों का विभाजन। स्वरों का विभाजन कई आधारों पर किया गया है। ठीक है, बहुत ही अच्छे से आप इन चीजों को बेसिक तरीके से समझ के चलेंगे कि स्वरों का विभाजन कितने व किस किस आधारों पर किया गया है। सबसे पहले देखिए, स्वर का जो सबसे पहला और प्रमुख विभाजन है वह किया गया है आपका मात्रा या उच्चारण। मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, लगने वाले समय के आधार पर। ठीक है, मात्रा व उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर होते हैं आपके 3। कितने होते हैं स्वर? स्वर होते हैं 3। कौन कौन से होते हैं आइए देखिए ध्यान से। सबसे पहला होता है आपका ह्रस्व स्वर। ठीक है, फिर होता है आपका दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर के बाद दीर्घ स्वर, और दीर्घ स्वर के बाद आता है आपका प्लुत स्वर। कौन सा स्वर? प्लुत स्वर। ठीक है, आइए देखिए, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, बाद में आपका क्या आता है? प्लुत स्वर। समझिए इन तीनों को होते क्या। ह्रस्व स्वर उसे कहते हैं जिसके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में समय सीमा दीर्घ व प्लुत स्वर के अपेक्षा कम लगती है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कितनी कम लगती है, उसकी कोई एक फिक्सेशन है? क्या है? जैसे आपने पढ़ा होगा, जिसके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। चलो ठीक है, कम समय लगता है मानते हैं, लेकिन कितना? अगर कोई आपसे पूछ ले कितना कम समय लगता है, तो आपको याद करके चलना है जितना समय एक बार पलक झपकाने में लगता है उतना ही समय ह्रस्व स्वर के उच्चारण में लगता है। ठीक है, कुल स्वर हैं 11, लेकिन अपन जे कहे कि उच्चारण के आधार पर पढ़ रहे हैं तो उच्चारण के आधार पर तो 10 ही है। 10 स्वरों को 11 स्वरों को अपन बांटते हैं। देखिए ह्रस्व स्वर में कौन कौन से आते हैं? छोटा, छोटी, छोटाऊ और रीसी। कौन कौन से? छोटा, छोटी, छोटाऊ और रीसी, जिनके उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है। उसके बाद है आपके दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वरों में आते हैं आपके बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ओ और आओ। ठीक है, 4 हो गए और 7 हो गए आपके, टोटल 11 हो गए। आप समझिए। अब जो दीर्घ स्वर हैं 2 भागों में बटे होते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में। एक तो होते हैं मूल दीर्घ स्वर, तो एक होते हैं संयुक्त दीर्घ स्वर। एक होते हैं आपके मूल दीर्घ स्वर और दूसरे होते हैं आपके संयुक्त दीर्घ स्वर। समझिए क्या होता है। जैसे हमने लिख दिया बड़ा। अब बड़ा किसके योग से बना है? छोटा और छोटा के। जो वर्ण अपने ही, मतलब जो उनके स्वयं के लघु वर्ण होते हैं उनके योग से बने होते हैं, उन्हें कहते हैं मूल दीर्घ स्वर। जैसे मूल दीर्घ स्वर कौन कौन हो गए? बड़ा कैसे मिलके बनता है? छोटा प्लस छोटा। फिर पूछेंगे बड़ी ई क्या है? मूल दीर्घ स्वर। कैसे बनती है? छोटी और छोटी। बड़ाऊ क्या है? मूल दीर्घ स्वर। कैसे बनता है? छोटाऊ और छोटाऊ। तो ये आपके जो 3 हैं, ये है मूल दीर्घ स्वर। मूल
दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये हैं आपके मूल दीर्घ स्वर। बाकी के जो आपके चार बचे हैं ए, ऐ, ओ, औ, ये होते हैं आपके संयुक्त दीर्घ स्वर। क्या है यह? संयुक्त दीर्घ स्वर। समझिए कैसे, जैसे ये है आपका ए किससे मिलके बनता है? पता होगा आप सभी लोगों को, ए बनता है आपका छोटा आ प्लस ई। छोटा अन्य स्वर है, छोटी भी अन्य स्वर है, दोनों के एक योग से बना क्या है? ए। तो ए भी क्या हो जाएगा आपका? संयुक्त दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ स्वर नहीं होगा। उसी प्रकार अ का ऐसे मिलके बनता है छोटा आ से, छोटा आ और ए से। याद करके चलना, क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से। ए का ऐसे मिलके बनता है छोटा आ से और ई से। अ का ऐसे मिलके बनता है छोटा आ से और ए से। ठीक है, इसी प्रकार पूछा जाता है ओ बनता है आपका छोटा आ और छोटा ऊ से मिलके। कैसे? छोटा आ से और छोटा ऊ से मिलके क्या बनता है? ओ। इसके बाद बनता है आपका आओ। आ बनता है आपका छोटा आ और ओ, छोटा आ और ओ से मिलके। जब छोटा आ और ओ की संधि होगी तो क्या बनेगा? औ बनेगा। जब छोटा आ और ऊ मिलेंगे तो क्या बनेगा? ओ बनेगा। ठीक है, अब देखो ओ कैसे बन रहा है? अलग अलग स्वरों से, इसलिए यह संयुक्त स्वर होगा। बड़ा कैसे मिलके बनता है? छोटा और छोटा, इसीलिए यह मूल दीर्घ स्वर होगा। मूल दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 3। कौन कौन? बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ। ठीक है, संयुक्त दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से? ए, ऐ, ओ, औ। कौन कौन? संयुक्त मूल दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ। संयुक्त दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? ए, ऐ, ओ, औ। पूछा जाए ए का ऐसे मिलके बनता है तो आपको बताना है छोटा आ से और ई से। ए का ऐसे मिलके बना छोटा आ से और ई से। आय का ऐसे मिलके बना छोटा आ से और ए से। ठीक है, फिर आपसे पूछो जाए कि ओ का ऐसे मिलके बना तो छोटा आ से और ऊ से, और औ का ऐसे मिलके बना छोटा आ से और ओ से। ये चीजें याद करके चलिए, क्वेश्चन इतने से भर भर के पूछे जाते। दीर्घ स्वर टोटल कितने हैं? 11। इनमें से 2 आधार में बटे, एक है आपका मूल दीर्घ स्वर। मूल दीर्घ स्वरों की संख्या केवल 3 है। कौन कौन? बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ। जो अपने ही लघु स्वरों से मिलके बनते हैं वो क्या है? मूल दीर्घ स्वर। जैसे छोटा हो गया और छोटा, दोनों मिलके क्या बनाएंगे? बड़ा। तो बड़ा क्या है आपका? मूल दीर्घ स्वर। बड़ी और बड़ाऊ। उसी प्रकार आपके संयुक्त दीर्घ स्वर कितने हैं? वो है आपके 4। ए, ऐ और ओ, औ। ए, ऐ, ओ, औ हैं आपके 4। समझ में आ गए होंगे हम दीर्घ स्वर? समझ के चलिए, स्किप नहीं करना है इनको। देखो, इसके बाद आता है आपका प्लुत स्वर। प्लुत स्वर का मतलब है कि दीर्घ और ह्रस्व स्वर दोनों से ज्यादा समय लगे जिसके उच्चारण में, उसे क्या कहते हैं? प्लुत स्वर। प्लुत स्वरों का स्वरों में कोई ऐसा स्थान नहीं है, लेकिन जब किसी स्वर को खींचकर बोल दिया जाए, जैसे हमने बुलाया किसी का नाम है राम, जब अपन किसी वर्ण को खींचते हैं तो वर्ण में अपन केवल स्वर की मात्रा को ही खींच सकते हैं। जैसे हमने आपसे कहा राम को बुलाइए, तो आप रा को नहीं खींच सकते हैं और मां को नहीं खींच सकते हैं। आप खींचेंगे तो इसके बीच में जो बड़ा आ आता है उसको, जैसे आपने कहा राम, आ को खींच दिया। आ क्या है? एक मात्रा। मात्राएं क्या होती हैं? स्वर। ठीक है, तो जब भी किसी स्वर वर्ण को खींचकर बोल दिया जाए, जब भी किसी मात्रा को खींचकर बोला जाए, उसे क्या कहते हैं? प्लुत स्वर। जैसे आपने पढ़ा होगा ओम, राम, नमो। जब भी किसी मात्रा को खींच के बोला जाए, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? प्लुत स्वर। जब किसी मात्रा को खींच के बोला जाए तो उसके लिए आपकी वर्तुल मात्रा का चिन्ह आता है। आपने छंद में पढ़ी होंगी, 2 मात्राएं होती हैं, एक होती है एकल, दूसरी होती है वर्तुल। लघु और दीर्घ। तो जो आपकी दीर्घ मात्रा का चिन्ह होता है प्लुत में वही आता है। जैसे आपने लिखा ओम, पहले लिखेंगे ओ, अब ओ को खींच दिया तो ओ की जगह पे क्या आ जाएगा? दीर्घ मात्रा का चिन्ह और मां। जैसे आपने कहा राम, रा को खींच दिया, फिर क्या आएगा? वर्तुल मात्रा का चिन्ह और मां। ठीक है, इतनी चीजें स्वरों में आपको समझ में आई होंगी। पूरी आज की क्लास में देखिए, जितना भी क्लास में पढ़ा पूरा एक बार रिवाइज करो जल्दी से। सबसे पहले पढ़ा था अपन ने वर्ण। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह या क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी?
जितना अपन को पता है कि महर्षि पाणिनि के महेश्वर सूत्रों से ही वर्णमाला का निर्माण हुआ है। सभी स्वरों को संक्षेप रूप में अच कहते हैं और सभी व्यंजनों को संक्षिप्त रूप में हल कहते हैं। क्लियर है। उसके बाद जो आपकी वर्णमाला है वो दो भागों में विभाजित है, एक स्वर दूसरा व्यंजन। स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 11। लिखित आधार पे 11 है, मौखिक आधार पे आपके 10 हैं। व्यंजनों की कुल संख्या 41, मूल व्यंजनों की संख्या 33। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाए व्यंजन कितने होते हैं तो भी आंसर लगेगा 33। कुल व्यंजन 41, मूल व्यंजन 33 और व्यंजन भी 33। ठीक है, 33 आपको याद होंगे, 41 भी आपको याद होंगे। कल आप घर पे अच्छे से पढ़ के आइएगा। ठीक है, कल की क्लास में इससे आगे की वर्णमाला को अपन पढ़ेंगे। धन्यवाद।